हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने अल्कोहल में OH बंध के टूटने के कारण होने वाली दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को समझा था। धातुओं के साथ अभिक्रिया, अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति और इसके बाद एस्टरीकरण अभिक्रिया को समझा था। और आज हम इन तीन अभिक्रियाओं को समझेंगे और ये तीनों अभिक्रियाएं बहुत ही सरल है। एसिलीकरण अभिक्रिया, जब अल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है तो OH समूह का हाइड्रोजन परमाणु एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। OH समूह का हाइड्रोजन परमाणु इस एसिल समूह द्वारा हटाया जाता है। हटाना प्रतिस्थापन कहलाता है और इस अभिक्रिया में एस्टर बनते हैं। इस अभिक्रिया को एसिलीकरण कहते हैं। दोस्तों, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को समझना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि एनहाइड्राइड क्या होते हैं, अम्ल क्लोराइड क्या होते हैं, एसिल समूह किसे कहा जाता है। अगर आपको इनकी जानकारी होती है, पहले से आपको पता होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना बहुत ही सरल होता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। अल्कोहल में OH समूह होता है जिसे हाइड्रोक्सी समूह कहा जाता है। RCO, इस समूह को एसिल समूह बोला जाता है। इस समूह की संरचना को इस तरह से लिखते हैं। अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध तोड़ते और हाइड्रोजन को हटाकर, इस हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर इस एसिल समूह के कार्बन को जोड़ देते हैं। इस कार्बन को इस ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं। जब किसी कार्बनिक यौगिक के साथ एसिल समूह को जोड़ा जाता है तो इस अभिक्रिया को एसिलीकरण कहते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है और उसके स्थान पर एसिल समूह ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। बस आपको यह तरीका याद रखना है। एसिल समूह में इस R के स्थान पर हम CH3 समूह लेते हैं तो अब इसे एसिल समूह नहीं बोला जाता है। इसका नाम एसिटिल समूह होता है। और जब किसी यौगिक में एसिटिल समूह जुड़ता है तो उस अभिक्रिया का नाम एसिटिलीकरण होता है। इस अभिक्रिया को आप एसिटिलन भी बोल सकते हो, एसिटिलन या एसिटिलीकरण। एसिल समूह जुड़ता है तो एसिलीकरण, एसिटिल समूह जुड़ता है तो एसिटिलीकरण। अल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल क्लोराइड के साथ करते हैं। अम्ल क्लोराइड को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, RCOCl। और आप चाहे तो इसकी पूरी संरचना बना सकते हो।
आप इस तरह से इसे प्रदर्शित कर सकते हो। COCl, इस समूह को अम्ल क्लोराइड कहा जाता है। इस समूह को एसिल समूह कहा जाता है। और यहाँ पर क्लोरीन को क्लोराइड बोला जाता है, तो आप इसे एसिल क्लोराइड भी बोल सकते हो। इस R के स्थान पर CH3 समूह होता है, तो इसे आप एसिटिल क्लोराइड बोल सकते हो। यह पदार्थ आपको किसी भी अभिक्रिया में नजर आता है, तो आपको याद रखना है इस पदार्थ में कार्बन और हैलोजन के बीच का बंध टूटता है। किसी भी अभिक्रिया में यह पदार्थ नजर आता है, आपको इस बंध को तोड़ना है। क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, तो बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के समीप आ जाते हैं। जब यह बंध टूटता है तो क्लोरीन ऋणावेशित और कार्बन धनावेशित हो जाता है। और एल्कोहल में आपको कौन सा बंध तोड़ना है? OH। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है, तो यह बंध टूटता है, तो ऑक्सीजन ऋणावेशित, हाइड्रोजन धनावेशित। अब आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, अभिक्रिया बहुत ही सरल है। माइनस के साथ प्लस को, प्लस के साथ माइनस को जोड़ते हैं। ऋणावेशित ऑक्सीजन के साथ धनावेशित कार्बन को जोड़ते हैं। इस पूरे समूह को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हैं। धनावेशित हाइड्रोजन के साथ ऋणावेशित क्लोरीन को जोड़ते हैं। क्या बनता है? HCl। इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद एस्टर होता है। ये दोनों एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं, तो ऐसा करते हैं, इस एल्किल समूह पर डैश लगा देते हैं। यह समूह इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। आप चाहे तो इसे उल्टा लिख सकते हो, RCOCl। और सीधे यहाँ से HCl को अलग कर सकते हो। इस एस्टर का नाम क्या होगा? पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि एस्टर का नामकरण कैसे करते हैं। ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए समूह को अल्किल लिखा जाता है। और शेष कार्बन परमाणुओं की इस लंबी श्रृंखला को एल्केन और अंत में O8 को जोड़ा जाता है। एस्टर का अनुलग्न O8 होता है, तो इस O8 को एल्केन में जोड़ देते हैं, तो इसका IUPAC नाम एल्किल एल्केन नोएट होता है। यह एल्किल समूह ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और बाकी संरचना एल्केनोएट होती है। तो ऐसा करते हैं, इस एल्किल समूह के स्थान पर हम CH3 लेते हैं, CH3OH, मैथिल एल्कोहल। यहाँ पर इस R डैश के स्थान पर हम मैथिल समूह को लेते हैं। CH3COCl आप सीधे इस तरह भी लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस OH बंध को तोड़ना है और यहाँ से Cl को अलग करना है।
और इस पूरे समूह को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है। इसके साथ इस समूह को पलट कर इस साइड से जोड़ना है। OCCH3 OCCH3। आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हो। इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती। आप इसे उल्टा भी लिख सकते हो, इस साइड से CH3 COO CH3 CH3 COO CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 HCl बाहर निकल जाता है, HCl बाहर निकल जाता है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए समूह को अल्किल समूह लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या है? मैथिल। इस मैथिल समूह को छोड़कर बाकी समूह को एल्केनोइड लिखा जाता है। 1 2 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम एथेन है। और इसमें अनुलग्न OH को जोड़ देते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम मैथिल एथेनोएट होता है। CH3COO CH3COO इस ऋणायन का नाम एसीटेट होता है। इसका सामान्य नाम एसीटेट होता है। तो मैथिल एथेनोएट का सामान्य नाम मैथिल एसीटेट होता है। यह अभिक्रिया पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में होती है, क्योंकि यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, दोनों दिशाओं में चलती है। अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। ये दोनों उत्पाद आपस में क्रिया करके पुनः अभिकारक बना लेते हैं। पिरिडीन क्षार का उपयोग क्या होता है? पिरिडीन क्षार इस अम्ल से क्रिया करता है। यह तो आपको पता होगा कि अम्ल और क्षार में अभिक्रिया होती है। तो पिरिडीन क्षार इस अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और इस अम्ल को यहाँ से हटा देता है, बाहर निकाल देता है। तो अभिक्रिया केवल एक दिशा में होती है, मतलब अभिक्रिया अग्र दिशा में होती है, पार्श्व दिशा में अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि पिरिडीन क्षार इस अम्ल को हटा देता है। अल्कोहल की अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कैसे होती है? इस समूह को एनहाइड्राइड कहा जाता है। और इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, या इस तरह भी लिख सकते हो। इसकी अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करते हैं। तो आपको क्या करना है? अल्कोहल में OH बंध को तोड़ना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आपको यह पदार्थ नज़र आता है, तो इस पदार्थ में कौन सा बंध तोड़ना होता है, इस बात को याद रखना। एनहाइड्राइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध तोड़ा जाता है। आप चाहे तो इस बंध को तोड़ सकते हो या इस बंध को तोड़ सकते हो। इन दोनों में से किसी एक बंध को तोड़ना होता है। ऑक्सीजन माइनस कार्बन प्लस
क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतीयता कार्बन से अधिक होती है। बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के समीप चले जाते हैं। अब आपको क्या करना है, प्लस के साथ माइनस को, माइनस के साथ प्लस को जोड़ना है। तो क्या प्राप्त होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन। इस ऋणावेशित ऑक्सीजन के साथ हम इस धनावेशित हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, तो RCOH कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। साथ में एक और पदार्थ बनता है, धनावेशित कार्बन के साथ ऋणावेशित ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। इस समूह को पलट कर इस ऑक्सीजन वाली साइड से इस कार्बन के साथ जोड़ते हैं, इस प्लस के साथ माइनस ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। ये दोनों एल्किल समूह भिन्न भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। तो क्या बनता है, एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यह अभिक्रिया भी pyridine क्षारक की उपस्थिति में होती है, क्योंकि यहाँ पर अम्ल बनता है और यह अम्ल इस एस्टर के साथ अभिक्रिया करता है। ऐसा होने पर अभिक्रिया पार्श्व दिशा में होती है, मतलब यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, दोनों दिशाओं में होती है। अगर आप अधिक से अधिक एस्टर बनाना चाहते हो तो इस अभिक्रिया को अग्र दिशा में आगे की ओर बढ़ाना होगा, मतलब अभिक्रिया एक ही दिशा में होना चाहिए। तो pyridine जो कि क्षार होता है, यह इस अम्ल से क्रिया करता है और इस अम्ल को यहाँ से हटा देता है। जब अम्ल हट जाता है तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में नहीं होती, केवल अग्र दिशा में होती है और अधिक से अधिक एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। अभिक्रिया को लिखने के सभी तरीके आपको समझ में आने चाहिए। तो बहुत ही सरल अभिक्रिया है। इस R- के स्थान पर हम CH3 समूह को लेते हैं, मैथिल अल्कोहल। यहाँ पर हम CH3 समूह को लेते हैं, यहाँ भी CH3 समूह को लेते हैं, CH3O। इस ऑक्सीजन के साथ यह कार्बन जुड़ता है COCH3 और यह समूह इसके साथ जुड़ जाता है CH3COOH। इस अम्ल का नाम, इसका सामान्य नाम एसिटिक अम्ल होता है। आपको सामान्य नाम याद रखना चाहिए। अम्ल क्लोराइड या अम्ल हेलाइड। इन यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं? सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं और उस श्रृंखला का नाम एल्केन होता है। COX, इसे आप COX बोल सकते हो। इस समूह को अम्ल हेलाइड समूह बोला जाता है और इस समूह का अनुलग्न ऑयल हेलाइड होता है। इस नाम में O को जोड़ देते हैं तो एल्केनॉयल हेलाइड, इसका IUPAC नाम होता है। इसके स्थान पर हम CH3 समूह को लेते हैं तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड एथेन। सबसे पहले इस कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम, जिसे हम जनक श्रृंखला भी कहते हैं, तो उसका नाम लिखते हैं एथेन।
इस हैलोजन के स्थान पर हम क्लोरीन को लेते हैं। समूह का अनुलग्न ऑयल हैलाइड होता है, तो यहाँ पर हम ऑयल हैलाइड लिखते हैं। इस हैलोजन के स्थान पर क्लोरीन होता है, तो यहाँ पर हम क्लोराइड लिखते हैं। हैलाइड के स्थान पर क्लोराइड लिखते हैं। नामों को जोड़ देते हैं तो नाम क्या होगा? एथेनॉयल क्लोराइड। यह इसका आईयूपीएसी नाम है। इस समूह को एसिटिल समूह कहा जाता है और इसे क्लोराइड बोला जाता है। यह इसका सामान्य नाम है और सामान्य नाम याद रखना होता है। आईयूपीएसी नाम तो हम लिख सकते हैं, परंतु सामान्य नामों को हमें याद रखना होता है। अगर यहाँ पर 2 कार्बन की श्रृंखला होती है तो कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 हो जाती है, 1 2 3। तो 3 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला का नाम क्या होगा? प्रोपेन। और इसमें हम क्या जोड़ देते हैं? ऑयल क्लोराइड। तो इसका आईयूपीएसी नाम प्रोपेनॉयल क्लोराइड होता है। क्लोरीन के स्थान पर ब्रोमीन लेते हैं तो प्रोपेनॉयल ब्रोमाइड होता है। इस तरह से हम आम्ल हैलाइड के आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं अम्ल एनहाइड्राइड के आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो आपको कुछ ही उदाहरण याद रखना है। सभी एनहाइड्राइड के आईयूपीएसी नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ के नाम आपको समझ में आने चाहिए। इसमें 2 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखलाएं होती है, कार्बन कार्बन। तो इस ओर कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती है और दूसरी ओर भी होती है। ये दोनों अलग अलग श्रृंखलाएं होती है क्योंकि इनके बीच में यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाता है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो कार्बन परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती, परंतु ऑक्सीजन आ गया तो ये दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाती हैं। इन दोनों श्रृंखलाओं का नाम एल्केन लिखते हैं और इसमें अनुलग्न ओइक एनहाइड्राइड को जोड़ देते हैं। ओइक एनहाइड्राइड। न में ओ को जोड़ते हैं तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड। इसका आईयूपीएसी नाम होता है। यहाँ पर हम CH3 समूह को लेते हैं, यहाँ पर भी CH3 समूह को लेते हैं। तो 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड एथेन, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड एथेन, दोनों एथेन होते हैं तो आपको एक बार लिखना होता है और नाम के अंत में ओइक एनहाइड्राइड को जोड़ देते हैं। इसका सामान्य नाम जो बहुत अधिक प्रचलित नाम है उस नाम को आपको याद रखना है। इसका सामान्य नाम एसिटिक एनहाइड्राइड होता है और यह यौगिक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चारों चैप्टर में नजर आएगा। इस नाम को याद रखना। अगर हम कार्बन परमाणुओं की संख्या को चेंज कर देते हैं, इधर 3 कार्बन और इधर 2 कार्बन, तो फिर आपको दोनों का नाम यहाँ पर लिखना होता है। 3 कार्बन प्रोपेन, 2 कार्बन एथेन। प्रोपेन P से प्रारंभ होता है, एथेन E से प्रारंभ होता है। अंग्रेजी में पहले क्या आता है? E पहले आता है, तो आपको एथेन पहले लिखना है और प्रोपेन बाद में लिखना है। इन दोनों में ओइक अनुलग्न को जोड़ना है और अंत में एक बार एनहाइड्राइड लिखना है। तो इसका आईयूपीएसी नाम एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड होता है। जब कार्बन परमाणुओं की श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होती
तो दोनों के नाम लिखते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हैं, परंतु जब कार्बन परमाणुओं की श्रृंखलाएं समान होती है तो इन दोनों के नाम 2 बार नहीं लिखते, केवल 1 बार लिखते हैं। एथेन एथेन तो नाम 1 बार लिखते हैं और ओइक जोड़ देते हैं और अंत में एनहाइड्राइड लिख देते हैं, तो इस तरह से आईपीएसी नाम बन जाता है। नंबर 4, धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, और बहुत ही सरल और सिंपल अभिक्रिया। धातु हाइड्राइड के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया। धातु हाइड्राइड क्या होते हैं? जब किसी धातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, धातुएं धनायन बनाती है, और धातुओं के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन ऋणायन के रूप में होता है। इस हाइड्रोजन के ऋणायन को हाइड्राइड कहा जाता है। सोडियम की संयोजकता +1, हाइड्रोजन की संयोजकता -1, इस हाइड्राइड की संयोजकता -1। क्या सूत्र बनता है? इसे एक को इधर लिखते हैं, इसे एक को इधर लिखते हैं, तो Na1H1 बनता है। 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं। सोडियम हाइड्राइड इस धातु हाइड्राइड का नाम है। कैल्शियम के साथ हाइड्राइड को जोड़ते हैं। कैल्शियम की संयोजकता +2 होती है, हाइड्राइड की संयोजकता -1 होती है। इस 2 को इधर लिखते हैं और इस 1 को इधर लिखते हैं। प्लस माइनस को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या सूत्र बनता है? Ca1H2। 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं। CH2 कैल्शियम हाइड्राइड इसका नाम है। तो अल्कोहल के साथ धातु हाइड्राइड की अभिक्रिया करते हैं। सोडियम हाइड्राइड इसके साथ अल्कोहल की अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? Na+H- और यहाँ पर हमें OH बंध को तोड़ना होता है, H+O-। तो आपको क्या करना है? इनको अलग करना है। प्लस के साथ माइनस को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? H2। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और इस ऋणावेशित ऑक्सीजन के साथ धनावेशित सोडियम को जोड़ देते हैं। तो इस यौगिक का नाम क्या होता है? धनायन का नाम पहले लिखते हैं सोडियम, और इस ऋणायन को एल्कोक्साइड बोलते हैं। और एल्कोक्साइड का नामकरण कैसे करते हैं पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था। इस R के स्थान पर CH3 को लेते हैं तो यहाँ CH3 आ जाता है। इस एल्क के स्थान पर हम एक कार्बन है तो मैथ लिखते हैं और मैथ में ऑक्साइड को जोड़ देते हैं तो इसका नाम मेथॉक्साइड होगा। इस पूरे यौगिक का नाम सोडियम मेथॉक्साइड होगा। तो धातु हाइड्राइड के साथ जब अल्कोहल की अभिक्रिया होती है तो एल्कोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। अभिक्रिया इस तरह से होती है। नेक्स्ट अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को अंग्रेजी में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। देखो, यदि आपको पदार्थों के बारे में जानकारी होती है तो आपको पता चल जाता है कि अभिक्रिया कैसे होती है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में यहाँ पर कार्बन होता है, यहाँ धातु होती है और यहाँ पर अधातु होती है, हैलोजन होता है। हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, धातु की विद्युत ऋणता कम होती है, धातु में धनायन बनाती है। तो यहाँ पर बंध होता है आयनिक बंध। कार्बन की विद्युत ऋणता इस धातु से अधिक है तो कार्बन ऋणावेशित होता है। इस अभिक्रिया में आपको क्या करना है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सभी अभिक्रियाओं में आपको क्या करना होता है? कार्बन और धातु के बीच के बंध को तोड़ना होता है। बस इस बात को याद रखो, यह सहसंयोजक बंध होता है।
ग्रीनियर अभिकर्मक में दो प्रकार के बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध। आपको सहसंयोजक बंध को तोड़ना है। तो ये रहा अल्कोहल और ये रहा ग्रीनियर अभिकर्मक। दोनों एल्किल समूह समान प्रकार के हो सकते हैं, भिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं। और ग्रीनियर अभिकर्मक में हमेशा कार्बन और धातु के बीच के बंध को तोड़ते हैं। अल्कोहल में आपको पता है कौन सा बंध तोड़ना है, OH बंध। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, अभिक्रिया में क्या बनता है वो लिखना है। ऋणावेशित ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ना है, धनावेशित धातु को। और धनावेशित हाइड्रोजन के साथ ऋणावेशित इस कार्बन को या इस समूह को जोड़ना है। तो इसे यहां पर लिख देते हैं। इसका मुख्य उत्पाद RH होता है और अन्य उत्पाद ROMgX होता है। यह मुख्य उत्पाद एल्केन होता है और यह अन्य उत्पाद है और इसका नाम देखो, इस समूह को आप अल्कोक्सी लिखते हो, अल्कोक्सी। और इसे हम मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं, मैग्नीशियम हैलाइड। तो इसका नाम है एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड होता है। यहाँ पर हम मैथिल एल्कोहल लेते हैं और इसकी अभिक्रिया मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं। तो क्या बनता है, तो बस आपको क्या करना है, इस बंध को तोड़ना है, इस बंध को तोड़ना है, इन दोनों को अलग करना है। CH3 के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो क्या बनता है, CH4। इस R के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है, इस CH3 के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या बनता है, CH4 मेथेन। और CH3O समूह, इसे हम अल्कोक्सी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन है तो इसे हम मेथोक्सी बोलते हैं। मेथोक्सी समूह इस मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाता है तो मेथोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यह अन्य उत्पाद होता है और यह मुख्य उत्पाद होता है। इसका यूपीएससी नाम मेथेन होता है। तो ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया होती है तो एल्केन बनता है। मेथेनॉल का उपयोग करते हैं और मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रीनियर अभिकर्मक होता है तो मेथेन बनता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। फिर भी आपकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं।